एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने सीख लिया होगा कि आइटरेटिव फंक्शन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सीख लिया ना। बाकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी तुम लोग ने देख ही लिया होगा और आई एम वेरी मच श्योर तुम लोगों ने प्रैक्टिस करा होगा। बाकी सोल्यूशन भी मैंने डाल दिया था। बाकी आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि रिकर्सिव फंक्शन का कैसे निकालते हैं, क्योंकि कोई भी फंक्शन या तो आइटरेटिव होगा या रिकर्सिव होगा या दोनों में से कोई नहीं होगा, मतलब तीन ही केस होता है ना। तो आइटरेटिव का हमने सीख लिया, आज हम लोग रिकर्सिव का सीखेंगे। और उन फंक्शंस का क्या जिनका जो ना कि आइटरेटिव होते हैं ना रिकर्सिव होते, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के एकदम एंड में बात करेंगे। तो इसके लिए प्लीज़ मेक श्योर तुम इस वीडियो को एकदम शुरू से लेके एंड तक देखो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन टिंग 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 करके हिट कर देना। एक ही बार करना है, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगे, जितना 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 मन करे शेयर कर दो और लाइक तो बनता है, लाइक कर देना। चलो फिर आराम से इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो गाइज, प्रॉब्लम देखने से या एग्जाम्पल देखने से पहले समझना ये ज़रूरी है कि रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है या फिर रिकर्शन क्या होता है। तो गाइज, रिकर्शन मतलब होता है कि अगर एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है तो उसको हम लोग रिकर्शन बोलते हैं। ओके, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ओके, तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। और इस जो कॉल करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग रिकर्सन बोलते हैं। ओके, तो चलो अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझ भी लेंगे कि रिकर्शन या रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, दोनों ही समझ लेंगे इनफैक्ट। और उसका हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग समझ लेंगे। तो टाइम वेस्ट क्यों करना, एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि रिकर्शन हम लोग बोलते किसको। तो देखो, रिकर्शन कुछ नहीं होता है। रिकर्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि एक फंक्शन को उसी फंक्शन के अंडर कॉल करना अंडर सर्टेन कंडीशन। अगर नहीं समझे तो देखो, यहाँ हमारे फंक्शन का नाम क्या है, यहाँ हमारे फंक्शन का नाम है BWC। ओके, और यहाँ देखो, यहाँ हम लोग एक बार कंडीशन चेक करें कि n जो है वो 1 से बड़ा है या नहीं। अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हम लोग क्या करें, उसी BWC फंक्शन को फिर से कॉल करें। मतलब BWC फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है सेम फंक्शन के अंडर, है ना। BWC को हम लोग BWC के अंदर ही कॉल कर रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिकर्शन, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ओके, सो आप यहाँ देख रहे हो कि ये BWC जो है वो BWC को ही कॉल कर रहा है अगर उसका कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिकर्शन। तो ये समझ गए। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि रिकर्सिव इक्वेशन जो होता है वो कैसे लिखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। तो रिकर्सिव इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले एक मान लेते हैं कि T ऑफ n हम लोग यहाँ पे जस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारा जो वेरिएबल है वो n है। मतलब हम मान लिए हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ इनपुट है वो n है। n कुछ भी हो सकता है, 5 4 3 2 1 0 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगर हमारे पास n इनपुट है तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम लोग को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, इसी को तो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास n इनपुट्स हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि n जो है वो 1 से बड़ा है या नहीं है। तो चेक करने में कितना टाइम लगेगा, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज़ 1। वो क्यों लगेगा, देखो अब हम लोग यहाँ पे आके चेक किए हैं कि n जो है वो 1 से बड़ा है या नहीं है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि हाँ बड़ा है या फिर बड़ा नहीं है। दो ही इसका आउटकम हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें सिर्फ हम लोग को कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, मतलब कि 1 लग रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि बड़ा है भी तो इतना ही लगेगा, नहीं भी है तो उतना ही, ट्रू या फॉल्स कुछ भी रिटर्न होगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारा n जो है वो 1 से बड़ा है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग इस फंक्शन को रिटर्न कर रहे। तो हम लोग फिर से उस फंक्शन को रिटर्न किए, लेकिन इस बार हम लोग n इनपुट्स के लिए रिटर्न नहीं कर रहे, इस बार हम लोग रिटर्न कर रहे n-1 इनपुट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए n-1। ओके, तो ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग को मान लो कि अब हमारा क्या हुआ कि हमारे फंक्शन में हम लोगों ने n-1 पास कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा n-1 जो है वो बड़ा है कि नहीं 1 से। तो लेट्स से अब हम लोग T ऑफ n-1 का वैल्यू देख लेते हैं, या देख लेते हैं कि T ऑफ n-1 को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। एज़ वी ऑल नो, n हमारे पास नोन नहीं है तो हमें पता नहीं है ना कितना लगेगा, वरना यहाँ से तो हम कैलकुलेट कर लेते। तो T ऑफ n-1 अगर हम लोग चेक करने जाएंगे तो क्या होगा, अगेन सबसे पहला तो सेम चीज़ होगा कि हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि n-1 जो है वो 1 से बड़ा है या नहीं। तो वापस से हमारा कांस्टेंट टाइम लग गया, प्लस हम लोग मान लेते हैं कि बड़ा है।
तो हम लोग n-1 के साथ फिर से रिटर्न कर देते। लेकिन यहाँ पे हमारा n क्या है, यहाँ पे हमारा n जो पहले था वो अब n-1 बन चुका है। इसका मतलब जो n-1 था वो अब कितना बन जाएगा, n-2 बन जाएगा। सेम चीज़ हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने वाले हैं, सो टेंशन नहीं लेना है। अब देखो अगर हम लोग t ऑफ n-2 के लिए देख लेते हैं, कुछ 2-3 इनपुट्स के लिए देख लेते हैं, उसके बाद हमें एक पैटर्न मिल जाएगा, तो फिर हमारे लिए इक्वेशन लिखना आसान हो जाएगा। तो देखो 1 क्योंकि कांस्टेंट टाइम प्लस t ऑफ n-3। ओके, तो अब देखो यहाँ पे t ऑफ n-3 क्योंकि हमारा n जो था उसकी जगह अभी हम लोग n-2 के लिए चेक कर रहे। तो अब हम लोग ये वाला इक्वेशन को मान लेते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और इसको मान लेते हैं हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके देखते हैं कि हम लोग t ऑफ n जो है वो कैसे निकाल सकते हैं n-1 और n-2 के टर्म में। तो हम लोग का जो t ऑफ n है वो उसका एक और वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकता है, इक्विवेलेंट वैल्यू बोल सकते हैं। तो 1 के लिए तो कुछ नहीं होगा, 1 के लिए 1 हो जाएगा, प्लस t ऑफ n-1 को हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 1 प्लस t ऑफ n-2। तो हम लोगों ने सब्सटीट्यूट कर दिया 1 प्लस t ऑफ n-2। ओके, तो इससे हमने इसको सब्सटीट्यूट किया। जब अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट देखेंगे तो देखो आपके पास आ रहा है 2 प्लस t ऑफ n-2, तो दिस इज़ नथिंग बट t ऑफ n। तो हमारा ये वाला जो 1 प्लस t ऑफ n-1 था दैट इज़ नथिंग बट 2 प्लस t ऑफ n-2। अब अगर हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब 2 को सब्सटीट्यूट इसमें करके फिर चेक करते हैं कि t ऑफ n हमारा क्या आ सकता है। तो देखो t ऑफ n हमारा क्या है, अभी हमारा t ऑफ n है 2 प्लस t ऑफ n-2। तो t ऑफ n-2 मतलब क्या है, t ऑफ n-2 इज़ 1 प्लस t ऑफ n-3। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ से चेक करें तो देखो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है 3 प्लस t ऑफ n-3 है ना। अब अगर हम लोग यहाँ से एक पैटर्न मिलता जा रहा है कि t ऑफ n इज़ इक्वल्स टू k प्लस t ऑफ n-k, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं। तो देखो हमारे पास हमारा जो इक्वेशन है, एक नॉर्मल जनरल इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमारे पास आ गया कि t ऑफ n इज़ इक्वल्स टू k प्लस t ऑफ n-k। अब यहाँ पे k पूछोगे क्या है, तो k कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब आप यहाँ पे चेक कर लो, अगर हमारा k 1 होगा तो हम लोग को t ऑफ n का ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, अगर हमारा k 2 होगा तो हम लोग के पास ये आ जाएगा, k अगर हमारा 3 होगा तो ये आ जाएगा। तो देख रहे हो सारा इक्विवेलेंट आ रहा है। आप 4, 5, 6 के लिए भी अपने हिसाब से अगर चाहो, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टॉपिंग कंडीशन कि हम लोग कब तक मतलब रिटर्न करते जाएंगे, कब तक भागते जाएंगे। तो हम लोग रिटर्न करना उस वक्त बंद करेंगे जब हमारा n जो है वो 1 से बड़ा ना रह जाए। इसका मतलब जब हमारा n जो है वो 1 बन जाए, क्योंकि ऑब्वियस है पहले 1 बनेगा तब तो 0 या 1 से छोटा कुछ भी बनेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप 1 1 करके जा रहे हैं, मतलब अगर पहले लेट से n इज़ इक्वल्स टू 5, तो अगर पहले 5 था तो फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि हमारा स्टॉपिंग कंडीशन हम लोग को तब मिलने वाला है जब हमारा n जो है वो 1 के इक्विवेलेंट हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सो प्लीज़ देख लेना। तो t ऑफ n क्या हो सकता है, तो t ऑफ n जो है हमारा वो कभी भी अगर आप पूछोगे कि क्या होगा, तो t ऑफ n जो है वो हमारा या तो 1 होगा, और 1 कब होगा, तो 1 हम लोग का उस कंडीशन में जा कर के हो जाएगा जब हमारा n 1 है। अब ये क्यों होगा मैं बता देती हूँ। और दूसरा हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो है हमारा 1 प्लस t ऑफ n-1। ये हम लोग का बाकी सारे कंडीशन में होगा, मतलब उस हर कंडीशन में जब हमारा n जो है वो 1 से बड़ा है। अब बोलोगे कि 1 के टाइम में हमारा 1 क्यों हो रहा है, मतलब अगर t ऑफ 1 हमारा 1 क्यों हो रहा है, मतलब हमारा जब n 1 है तो क्यों हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चेक किए कि हमारा n 1 से बड़ा है या नहीं है। तो चेक करने में तो हमें 1 टाइम लगता है, मतलब कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, तो लग गया। हमने देखा ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि हमारा n जो है वो 1 है, हम लोग इधर एंटर ही नहीं करेंगे, तो मतलब काम हमारा वहीं बन गया। तो ये चीज़ समझ गए, इस तरीके से हमें हमारा इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग इससे कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं।
सो गाइस, आप लोग को पता है कि टी ऑफ एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कितनी बार रिपीट करेगा। तो अगर हमारा एन 1 है, मतलब नंबर ऑफ़ इनपुट्स जो है हमारे वो अगर 1 है, तो हमारा फंक्शन जो है वो एक ही बार जाएगा, मतलब दोबारा वो इफ़ कंडीशन ही वहीं पे फॉल्स हो रहा था ना, तो इस वजह से वो दोबारा सेम फंक्शन को रिटर्न करेगा ही नहीं। लेकिन अगर नहीं होता है तो वो 1 + टी ऑफ एन - 1 टाइम्स जाएगा। तो हमने एक जनरल इक्वेशन निकाला था, एंड द जनरल इक्वेशन वॉज के प्लस टी ऑफ एन माइनस के, है ना। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि के कौन से वैल्यू पे जा कर के ये 1 हो जाता है। ओके, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा के क्या है, और फाइनली हमें ये पता चलेगा कि हमारा फंक्शन जो है वो कितनी बार रिपीट होगा। और इसी को तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, मतलब हमने कितना ज़्यादा टाइम लगाया है ना। तो देखो, तो ये कब पॉसिबल है कि मतलब टी ऑफ एन माइनस के वो 1 कब होगा, जब एन माइनस के 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि टी ऑफ एन 1 तब होगा जब एन 1 हो जाए। तो देखो यहाँ से हमें पता चला कि एन माइनस के अगर हमारा 1 हो जाए तो इसका मतलब, अच्छा चलो मैं लिख देती हूँ कि टी ऑफ एन माइनस के जो है हमारा वो 1 हो जाएगा। ओके, तो देखो हमारा n माइनस के 1 हो गया। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, तो इसको प्लीज़ उतना सीरियसली मत लेना। इसका मतलब कुछ समझे, इसका मतलब ये कि k जो है हमारा, उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ नथिंग बट n-1। यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो टोटल n-1 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग इसको के टर्म में हम लोग इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सॉरी n के टर्म में हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं, मतलब k का वैल्यू वहाँ पे डाल देते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, तो टी ऑफ n इज़ इक्वल्स टू k। अब k का मतलब n-1 प्लस ओके प्लस टी ऑफ n-k, तो n तो लिख दिया, और n-k तो माइनस ऑफ k, तो k यहाँ पे हमने ऐसे डाला। देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या हो रहा है। तो देखो n-1 प्लस टी ऑफ n-n प्लस 1। देखो अब अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि टी ऑफ n इज़ नथिंग बट n-1 प्लस टी ऑफ 1, है ना। और टी ऑफ 1 क्या है, तो n इज़ इक्वल्स टू 1, सब्सटीट्यूट करो तो टी ऑफ 1 इज़ नथिंग बट 1, मतलब हमारा टोटल आ गया n-1 प्लस 1, मतलब टी ऑफ n इज़ नथिंग बट n। तो यहाँ से कुछ समझे, मतलब हमारा फंक्शन जो है BWC वो टोटल n टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, अब सोचो वो क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सिंपल सा मतलब है कि हम लोगों ने कितना टाइम लगाया है इस पूरे के पूरे फंक्शन को सॉल्व होने में। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी थी, अब बताओ कि क्या हुआ। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कुछ नहीं है, वो है ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हमने n टाइम लगाया। तो समझ गए। सो बैक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके तो आपने सीख लिया कि हम लोग कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं किसी भी रिकर्सिव फंक्शन का। बट कुछ कुछ ऐसे रिकर्सिव फंक्शंस भी होते हैं जहाँ बैक सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा आसानी आपको किसी और मेथड से होगी निकालने में। अब बोलोगे वो क्या है, तो देखो ये कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ये भी एक एकदम सा बोलते हैं ना बेसिक मेथड, या सो बेसिक मेथड ही है, लेकिन बेसिक मेथड नंबर 2। अब ये क्या है ये जानना है ना, तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ब्यूटी विद कोट्स पे, और इस चैनल पे बने रहने के लिए शुक्रिया सबका। चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। सो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारे पास फंक्शन नहीं दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बहुत मिलेंगे जब आपको फंक्शन नहीं दिया होगा, बस आपको कुछ कंडीशन दे रखा होगा। तो देखो टी ऑफ एन क्या क्या हो सकता है, तो टी ऑफ एन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम होगा। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है और कांस्टेंट से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम कब होगा, जब हमारा एन जो है वो 1 है। ये 1 हो 2 हो कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, मे बी कंडीशन चेकिंग जैसा कुछ केस हो या कुछ और भी हो चलेगा। ओके, आपको यहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड कंडीशन क्या है, जब हमारा n 1 से बड़ा हो, उस कंडीशन में टी ऑफ n इज़ नथिंग बट 2 टी ऑफ n बाई 2 प्लस सी। ओके, तो सी को फिर इग्नोर मारते हैं और हम लोग देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। तो देखो इस वाले को हम लोग ना एक ग्राफिकल मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे। तो मतलब हम लोग मान लेते हैं कि हमारा पहले पूरा का पूरा फंक्शन हमारे पास है, तो हम लोग इसको डिवाइड करते जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो वही कह रहा है। तो हमारे पास पहले
क्या है हमारे पास पहले जो है वो टी ऑफ एन फंक्शन है, जिसको करने में अगर एन 1 हो या 1 से बड़ा हो, कुछ भी हो, प्लस सी वाला केस तो है ही, तो एक कांस्टेंट टाइम लग रहा है, मतलब कुछ कंडीशन चेक करने के लिए एक कांस्टेंट लग रहा है, फाइन। अब अगर हमारा n 1 से बड़ा है तो हमारा जो फंक्शन है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब टी n/2 और दूसरा पार्ट। तो हमारे एक फंक्शन को हमने क्या कर दिया, हमने हमारे एक फंक्शन को 2 फंक्शन में डिवाइड कर दिया। अब दोनों के साथ, इसके साथ प्लस सी होगा, इसके साथ अपना एक प्लस सी होगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 कांस्टेंट इस वाले लेवल पे जाके आ गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सेपरेट और इंडिविजुअल फंक्शन मानेंगे, इसको दूसरा इंडिविजुअल फंक्शन मानेंगे। तो अगर अब ये हमारा n/2 है, तो देखो टी ऑफ एन के लिए हम लोग 2t(n/2) कर रहे थे, तो टी ऑफ n/2 के लिए क्या करेंगे, 2t(n/4). ओके, तो अब हम लोग इसको फिर से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे, तो देखो tn/4 और टी ऑफ n/4। ओके, अब इसका फिर से कुछ अपना कांस्टेंट टाइम होगा, इसका कुछ कांस्टेंट टाइम होगा, तो 2 कांस्टेंट टाइम अभी मिल गया है। फिर से देखते, इधर भी तो हमें सेम काम करना है, सेम फंक्शन है ऑब्वियसली। तो देखो इस लेवल पे जाके हम लोग फिर यहाँ पे भी टी ऑफ n/4 किए और यहाँ पे भी हम लोग टी ऑफ n/4 किए। तो फाइनली हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 कांस्टेंट टर्म्स आ रहे। तो ये वाला चीज़ इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, मतलब कुछ तो स्टॉपिंग कंडीशन होगा। तो स्टॉपिंग कंडीशन जो है हमारा वो क्या है, जब हमारा n जो है वो 1 हो जाए, मतलब कुछ एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे हमारे पास t ऑफ 1 हो जाएगा। तो जब हमारा t ऑफ 1 हो जाएगा तो हमारे पास कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो t ऑफ 1, अब ये कितना सारा भी हो सकता है, मतलब हमें भी नहीं पता है ना कि कितनी बार हमें डिवाइड करना पड़ेगा, वही तो हमें चेक करना है। तो चलो हम लोग डिवाइड करते जाएंगे और जितना भी हो गया तो फाइनली हम लोग ये समझ गए हैं कि देखो ये देखो यहाँ पे हमारा n था, तो जब एक n था तो हमारे पास एक c था, n/2 है मतलब नीचे 2 आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि 2c हो रहा है, 4 है तो 4c हो रहा है। अब यहाँ 1 को हम लोग n/n लिख सकते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज़ नथिंग बट n। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि हमारे पास NC आ गया। ओके, तो ये हम लोग C का पैटर्न हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इससे हम लोग को कुछ मिलता है या नहीं। तो देखो अब हमारे पास टोटल क्या हो रहा है, टोटल जो कांस्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं कि टी ऑफ n में कितना कांस्टेंट्स आ रहा है। तो पहले वाले स्टेप में हमारे पास, ओके मैं दिखाती हूँ, तो पहले वाले स्टेप में हमारे पास C था, फिर 2C, फिर 4C, फिर 8C आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे 4 जो हैं वो 2 में डिवाइड होंगे, और जाते जाते हमारा NC हो रहा है। ओके, तो देखो C हो गया, फिर हमारा 2C, फिर हमारा 4C, फिर ऐसे जाते जाएगा और जाते जाते फाइनली जो है हमारे पास वो NC हो रहा है। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से C को कॉमन ले लेते। तो C को जब हमने कॉमन लिया तो देखो क्या हो रहा है, 1 + 2 + 4 प्लस कुछ भी जा रहा है, जाते जाते हमारा जाएगा, प्लस डाल देती हूँ, +n। ओके, तो यहाँ से देखो अगर हमने फिर से C को बाहर ही रखा हुआ है, इससे कुछ पैटर्न मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखो अगर हमने इससे पैटर्न ढूंढना चाहा तो देखो 2 raised to the power 0, तो 2 raised to the power 0 इज़ नथिंग बट 1। अगर हम लोग 2 को इस टर्म्स में देखने की कोशिश करें तो 2 raised to the power 1, देन 2 raised to the power 2, एंड ऐसे ही जाएगा। और हम लोग को n का नहीं पता है कि n क्या होगा, तो हम लोग कुछ भी एक रैंडम सा नंबर मान लेते हैं। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि 2 raised to the power k। ओके, तो हमारा ऐसा हो गया। अब ये क्या चीज़ है, कुछ समझ में आ ही रहा होगा, ये कुछ नहीं है, ये हमारा GP है, दैट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो है वो ठीक है। अब इसका हम लोग का कॉमन जो कॉमन इसका डिवाइज़र बोलते हैं ना, वो क्या हो रहा है, तो दैट इज़ नथिंग बट 2, क्योंकि देखो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म विल गिव यू 2, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म विल अगेन गिव यू 2। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर आ रहा है, मतलब r जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग का आ रहा है 2। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि इसका समेशन जो है वो कितना जा रहा है। तो हम लोग का ये आएगा 2 of 0, तो चलो 2 of 0 ही मैं लिख देती हूँ, वैसे 1 भी लिखोगे तो सेम ही चीज़ है, कुछ ऐसा जा नहीं रहा है। +1 - 2 of k + 1 डिवाइडेड बाई 1 - 2। ओके, सो ये तो GP का फॉर्मूला है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी ने 10th 12th पास करा ही हुआ है। अब देखो C हो गया, और हम लोग यहाँ पे अगर चेक करें तो ये 1 है, तो इसको कुछ करने का ऐसा है नहीं, तो 1 × अब देखो यहाँ पे क्या है, नीचे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो -1 हो रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2k + 1
-1, ओके। और सेम चीज़ है ये, अगर हम लोग यहाँ पे 1 नहीं भी डालते तो वैसा कुछ जाने वाला था नहीं। अब अगर हम लोग फाइनली देखें कि हमारा जो टी ऑफ एन है वो क्या हो रहा है, तो टी ऑफ एन इज़ नथिंग बट सी इंटू 2k+1, 2 रेज टू द पावर k+1 सॉरी -1, ये चीज़ हमें पता चल गया। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था कि n को हमने 2 रेज टू द पावर k मान लिया था, है ना। तो अब देखो, तो अब यहाँ से कुछ समझ आ रहा है कि 2k इज़ नथिंग बट n, मतलब 2 रेज टू द पावर k, अगर हम k+1 सॉरी, अगर हम लोग देखें कि ये क्या हो रहा है तो इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 रेज टू द पावर k। इसका मतलब अगर हम लोग इसको देखें कि क्या लिख सकते हैं तो इसको हम लोग 2 ऑफ n लिख सकते हैं। तो हमने 2 ऑफ n लिख दिया। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब और कहाँ पे हम लोग का क्या जा रहा है। तो अगर हम लोग इस तरीके से चेक करें तो चलो मैं यहाँ पे देखती हूँ। तो यहाँ पे देखो टी ऑफ n, तो टी ऑफ n क्या हो गया, टी ऑफ n इज c एंड आफ्टर दैट 2 रेज टू द पावर k+1, तो 2 रेज टू द पावर k+1 इज़ नथिंग बट 2 ऑफ n। तो हमारे पास आ गया 2 ऑफ n -1, क्योंकि -1 यहाँ पे पहले से है, ओके। तो ये अब कांस्टेंट तो कांस्टेंट है भाई, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ n है वो 1 है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको आपकी मिल चुकी है। और आपको शायद पता चल चुका होगा, तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कुछ भी नहीं है, वो है ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि यहाँ आपका n का जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है। तो आई होप ये भी प्रोसेस समझ गए होगे तुम लोग। सो रिकर्सिव फंक्शन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है निकालने का 2 बेसिक मेथड्स है, मतलब एक हो गया आपका बैक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा ट्री मेथड। दोनों आप लोगों ने देख लिया और दोनों समझ भी गए होगे, सीख भी लिया होगा, है ना। तो बस ये 2 बेसिक मेथड्स थे, बाकी एक और मेथड है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी अब हम लोग बात कर लेते हैं उस चीज़ की जिसके लिए मैंने आप लोग से बोला था कि इस वीडियो को एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। और वो चीज़ ये है कि अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि उस फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा जो ना कि आइटरेटिव है ना रिकर्सिव है, मतलब आप बोलोगे कि आपने हमें आइटरेटिव का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सिखा दिया, रिकर्सिव का भी सिखा दिया, लेकिन जो फंक्शन आइटरेटिव भी ना हो रिकर्सिव भी ना हो तो उसका क्या होगा। और ट्रस्ट मी गाइज, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपसे, कभी प्लेसमेंट ड्राइव्स में, कभी कभी आपसे गेट में, मतलब पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन कोई भी पूछे तो सीधा बोलना ऑर्डर ऑफ 1, मतलब इफ अ फंक्शन इज नीदर आइटरेटिव नॉर रिकर्सिव देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑलवेज बी ऑर्डर ऑफ 1। ओके, सो ऑर्डर ऑफ 1, बाकी कुछ भी हो उस फंक्शन में ना हो फर्क नहीं पड़ता, आइटरेटिव भी नहीं है रिकर्सिव भी नहीं है, मतलब ऑर्डर ऑफ 1, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। तो ये चीज़ मतलब दिमाग में याद रखना, बस इसको एक बोनस टिप मान लो। तो समझ गए, ये एकदम इम्पॉर्टेंट था, तो इसको आराम से गार्ड बांध लेना, याद रखना। बाकी रिकर्सिव अगर कोई फंक्शन है तो उसको निकालने का जो ईजिएस्ट वे है वो है मास्टर्स थ्योरम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मास्टर्स थ्योरम मोस्ट ऑफ द केसेस में तो काम कर जाता है बट कुछ कुछ केसेस में काम नहीं करता है। इसीलिए मैंने आपको ये बेसिक मेथड सिखाया कि जहाँ पे अगर आपका मास्टर्स थ्योरम काम नहीं करेगा वहाँ पे आप ये बेसिक मेथड यूज़ कर लेना। लेकिन अगर आपका मास्टर्स थ्योरम काम कर जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो हम लोग कल के वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, मुझे नहीं पता कल या कब, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मास्टर्स थ्योरम सीखेंगे। और उसके लिए प्लीज़ सीखना, क्योंकि वो आपका काम बहुत आसान कर देगा। यहाँ हो सकता है आपको बैक सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगता है निकालने में, या फिर ट्री वाले में ही आपको पूरा उस पैटर्न को पूरा फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मास्टर्स थ्योरम जो कह सकते हैं मोर देन 80% केसेस में एप्लीकेबल है। तो कोई भी फंक्शन क्यों ना, इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स टू सॉल्व, मतलब 2 मिनट भी मैं शायद बहुत ज़्यादा बोल दी। तो इतना कम टाइम लगेगा आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में अगर आपको मास्टर्स थ्योरम आता है तो मास्टर्स थ्योरम हम लोग कल के वीडियो में सीख लेंगे। बाकी बेसिक जानना ज़रूरी था इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो मास्टर्स थ्योरम वर्क्स ऑन रिकर्सिव फंक्शंस। तो आइटरेटिव वाला आपने देख लिया, रिकर्सिव का भी बेसिक मेथड देख लिया, और ये प्लीज़ सीख लेना क्योंकि बाकी के 20% केस जहाँ पे मास्टर्स काम नहीं किया वहाँ पे ये आपका काम आ जाएगा। बेसिक हमेशा काम आता है। तो ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई, अब चलो वीडियो को यहीं पर आप करते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।